आप लोगों को पता है आपके अकाउंटेंसी के पेपर में जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं ना, वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज में कम से कम 10 से 11 एमसीक्यूज जो आते हैं वो थियोरेटिकल बेस्ड आते हैं। तो वो थियोरेटिकल बेस्ड जो भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो भाई हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर का ओवरव्यू देने के बाद या हर चैप्टर के टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों के लिए उस चैप्टर की एक वन शॉर्ट वीडियो लेकर आती हूँ और जिसमें मैं आपको उसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको उन 20 एमसीक्यूज में से करीब 11 एमसीक्यूज करने हैं तो ये हैंड रिटन नोट्स ना आपके बहुत काम आने वाले हैं और आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो भाई कैसे हैं आप सब? मैं हूं कृतिका चौधरी और मैं ही आई हूं आपकी अकाउंटेंसी की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, हम उसमें समझेंगे चेंज इन पीएसआर। हाँ बिल्कुल, हम ये चैप्टर पहले पढ़ के आ चुके हैं टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको वन शॉट में समझाऊंगी, यानी कि आपका पूरा चैप्टर इस छोटी सी वीडियो में 110% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं चेंज इन पीएसआर वन शॉट लेक्चर। क्या होता है चेंज इन पीएसआर? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब भी हमारी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज आता है, जब भी पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज आता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्लियर है? तो जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, विच चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ द फर्म बट फर्म कंटिन्यू, है ना। पार्टनरशिप का बीच का जो रिश्ता है वो चेंज हो गया लेकिन पार्टनरशिप हमारी चलती है। ठीक है, हम दो पार्टनर्स हैं, हमारे बीच का रिलेशन तो चेंज हो गया लेकिन हमारी पार्टनरशिप फर्म अभी भी कंटिन्यू है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि रिश्ता नया लेकिन सोच वही। ठीक है, अब इन शॉर्ट इट इज अ चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग पार्टनर्स। तो भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब पार्टनर्स के बीच का इकोनॉमिक रिलेशन चेंज होता है। बेटा इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब होता है पैसों का रिश्ता। तो जब पार्टनर्स के बीच का पैसों का रिश्ता यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन पीएसआर, आपस में रेशियो चेंज होना रिकॉन्स्टिट्यूशन है। नए पार्टनर का एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन है। पार्टनर का रिटायरमेंट, पार्टनर की डेथ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एक पार्टनर का बर्बाद होना, ध्यान रखना 3 पार्टनर है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, 2 पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो भी क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है। या 2 फर्म का अमलगमेशन होना, क्या होना? अमलगमेशन। बेटा क्या होता है अमलगमेशन? जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं तो वो कहलाती है अमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक चंदू की पार्टनरशिप फर्म है और एक नंदू की पार्टनरशिप फर्म है। चंदू की पार्टनरशिप फर्म, नंदू की पार्टनरशिप फर्म एक साथ हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? अमलगमेशन बोलेंगे। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? पीएसआर के चेंज होने से, नए पार्टनर के आने से, एक पार्टनर के जाने से, पार्टनर के मरने से, एक पार्टनर के बर्बाद होने से या 2 पार्टनरशिप फर्म के अमलगमेट यानी एक साथ हो जाने से। ठीक है, अब होगा क्या चेंज इन पीएसआर में? देखो, सो व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो इज चेंज। तो भाई पीएसआर में क्या होता है? जब पार्टनरशिप फर्म का या जब पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। अब जब भी हम पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज होगा तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी होंगी? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर रेशियो को गेन कर रहा है। तो रेशियो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने के बाद फिर हम सीखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। फिर उसके बाद हम सीखते हैं रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर हम सीखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में कैसे रिवैल्यूएशन होता है
और फिर हम सीखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है भैया? तो ये 1/2 टॉपिक को हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशोज की। तो भाई देखो ये ना एमसीक्यू में आ जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब एक पार्टनर अपना हिस्सा फॉरगो कर देगा, जब एक पार्टनर अपना हिस्सा त्याग देगा तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो बंदा अपना रेशियो त्याग रहा है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सो व्हेन वन पार्टनर फॉरगो देयर रेशियो टू अनदर, इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो, जब एक पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से रेशियो लेगा, इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो व्हेन वन पार्टनर टेक रेशियो फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो बोलेंगे। तो भाई मैंने आप लोगों को ना इस चैप्टर के रेशियो के केसेस करवाए थे 1 by 1। क्या आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाओ और सारे लेक्चर्स 1 by 1 देखो। पर कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 1 शॉर्ट लेक्चर में सारा टॉपिक समझाऊंगी। तो इस लेक्चर में मैं आपको रेशियो के केसेस भी फटाफट रिकॉल कराती हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा रेशियो का केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 में ए बी सी 3 पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1, ठीक है। और नया पार्टनर, और इन तीनों ही पार्टनर का न्यू रेशियो भी दे रखा है 2:1:1। तो हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो बच्चे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और इन्हीं पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू कि न्यू माइनस ओल्ड। तो भाई मैंने लगाया है ओल्ड माइनस न्यू, तो अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू लगाऊंगी और मेरा आंसर नेगेटिव आता है, विच मीन्स कि मैंने रेशियो गेन किया है, और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब मैंने सैक्रिफाइस किया है। तो भाई मेरा ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू रेशियो 2/4, 1/4, 1/4, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो भैया देखो जो ए है उसका 0 आ रहा है, नो सैक्रिफाइसिंग नो गेनिंग। बी का क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इट मीन्स कि इसने सैक्रिफाइस किया है। और सी का सॉल्व करके क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब उसने क्या किया है, गेन किया है। तो केस नंबर 1 में हमें सारे पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा था, न्यू रेशियो दे रखा था, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमने निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। डन। अब आता है केस नंबर 2। तो देखो केस नंबर 2 में क्या है भाई, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 3:2:1। अब देखो क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन में, केस नंबर 2 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है C take 1/6 from A। C take 1/6 from A। तो मैंने बताया था आपको जब रेशियो के आगे फ्रॉम लिखा हुआ होगा इसका मतलब ये कि वही सैक्रिफाइसिंग है। तो बेटा C A से ले रहा है ना, A दे रहा है, इसका मतलब A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 और C गेन कर रहा है 1/6। अब आप बोल रहे हैं अरे मैम B तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, B कुछ भी नहीं कर रहा भाई, ये थोड़ा है कि हर बंदा ही रेशो को सैक्रिफाइस करे, ठीक है। उसने नहीं किया सैक्रिफाइस, उसकी इच्छा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का ओल्ड रेशो 3/6 है, ए दे रहा है 1/6, वो माइनस कर दिया, उसका न्यू रेशो आ गया 2/6। बी कुछ नहीं दे रहा था तो बी का एज इट इज रहेगा 2/6, और सी का ओल्ड रेशो 1/6 था, उसको रेशो मिल रहा है 1/6, वो उसने प्लस कर दिया तो ये हो गया 2/6। तो ये हो गया हमारे रेशो का केस नंबर 2। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। तो बेटा देखो केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में हमें ओल्ड पार्टनर का यानी तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है C टेक 1/6 इक्वली फ्रॉम A एंड B। C टेक्स 1/6 इक्वली फ्रॉम A एंड B। मान लेते हैं कि मुझे 10 रुपए चाहिए और मैं 10 रुपए रामू और शामू से दोनों से इक्वल ले रही हूँ। तो भाई कितने लूंगी, राम से 5 रुपए और शामू से कितने लूंगी, 5 रुपए। तो मैंने 10 रुपए का इक्वल कैसे निकाला, 10 रुपए को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, है ना। मैंने 10 रुपए को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 5 रुपए आ गए। या बेटा 10 रुपए को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 × 1 × 2, तो भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर करना है,
जो सी है वो 1/6 ले रहा है इक्वली फ्रॉम ए, तो बेटा ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा 1/6 का इक्वल करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1/12। ऐसे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ गया 1/12। और भाई देखो सी कितना गेन करेगा 1/6। अब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सी गेन कर रहा है, तो ए और बी के ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग माइनस कर दिया और इसके सी के रेशियो में गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो में प्लस कर दिया, और ये आ गया इनका क्या न्यू रेशियो। ठीक है भाई, तो ये हो गया केस नंबर 3। अब बात करेंगे केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 में क्या है, देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, सी टेक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी। जो सी है वो ए से 1/6 ले रहा है और बी से भी 1/6 ले रहा है, तो भाई ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। इट मींस सी कितना गेन कर रहा होगा, जितना ए दे रहा है जितना बी दे रहा है दोनों को प्लस कर दिया, आगे यहाँ पे हमारे सी का ठीक है गेनिंग रेशियो। अब एज यूजुअल ए और बी के ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग माइनस कर दिया और सी के ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 4। कोई दिक्कत? अब देखिए ये है हमारी रेशियो का केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में क्या है, देखो ये बहुत ही बढ़िया केस है और बहुत ही कम बुक्स में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। क्वेश्चन ने कहा सी विल गेट, सी को मिलेगा 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है जो सी है ना उसको फ्यूचर प्रॉफिट में से ना 1/6 मिलेगा, उसको फ्यूचर प्रॉफिट में से कितना मिलेगा 1/6 मिलेगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम अज्यूम करते हैं कि फर्म का टोटल रेशियो हमेशा 1 होगा, तो हम 1 में से माइनस करेंगे जो सी का नया रेशियो है, तो बेटा जो रेशियो बच के आएगा वो ए और बी का होगा। अब इस ए और बी के रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनके ही ओल्ड रेशियो से, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 2/5, ये आ गया इसका न्यू रेशियो। और सी का रेशियो 1/6 था ना, बस उसका डिनोमिनेटर सेम किया। देखो यहाँ 30 है यहाँ 30, तो यहाँ 30 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 5/13। ठीक है, अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो ये रहा और न्यू रेशियो ये रहा, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे चेंज इन पीएसआर के रेशियो के बहुत ही सिंपल से छोटे मोटे केसेस। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक गुडविल की तरफ। तो सबसे पहले क्या होता है गुडविल? गुडविल एक बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन होती है, इन शॉर्ट इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। तो बेटा जब हम पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा ना तो भाई हम में से कोई रेशियो गेन करेगा, हम में से कोई रेशियो क्या करेगा सेक्रीफाइस करेगा। तो अभी जो हमारी गुडविल है ना वो भी फ्लक्चुएट होगी। जो रेशियो गेन करेगा ना वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल देगा, और जो रेशियो सेक्रीफाइस करेगा ना उसको पैसा मिलेगा गुडविल का, किससे? गेनिंग पार्टनर से। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हमारी कैपिटल क्या होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, क्या होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो यहाँ पे गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए रेशियो को गेन कर रहा है, बी और सी रेशियो को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी रेशियो को ए रेशियो को गेन कर रहा है और बी और सी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो रेशियो सेक्रीफाइस करेगा ठीक है वो गुडविल का पैसा किसको देगा? ए को देगा। किसको देगा? ए को। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ए कैपिटल जो रेशियो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा। ठीक है, तो भाई रेशियो जो है यहाँ पे गेन कर रहा है वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या होंगे? क्रेडिट। तो टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। आपको बात समझ में आई? पार्टनर जो ए है वो रेशियो को गेन कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है ये हिस्से का गुडविल किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, मतलब उस गेनिंग रेशियो के बराबर वो पैसा देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा तो उन कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और गेनिंग पार्टनर देगा तो उसकी कैपिटल घटेगी तो क्या हो जाएगी? वो डेबिट। इसलिए गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और वही अगर मेरी कैपिटल फिक्स होती है, क्या होती है? फिक्स। तो सेम ही एंट्री होती है, बस जहाँ पे कैपिटल लिखा था उसकी जगह क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट। ठीक है, फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू AH 26, ठीक है, AH 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट
यानी कि गुडविल रिकॉग्नाइज की जाती है बुक्स में तभी जब वो आप कंसीडरेशन के थ्रू खरीदते हैं। मतलब अगर मैंने परचेज गुडविल किया है, अगर मैंने किसी की गुडविल खरीदी है तो ही मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेरी किताबों में रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम सिंपली राइट ऑफ कर देते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की जर्नल एंट्री में। डन। सो तभी आपको ध्यान देना है कि इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, ठीक है, डेथ या गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, तो इन सब सिचुएशन में हम गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि हम गुडविल के बदले कुछ भी पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गुडविल की एंट्री क्या हो गई बेटा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री हो गई, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है भाई? ओके अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारा आता है वो आता है, ठीक है, रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। देखिए सबसे पहली बात तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, वो सारे पार्टनर के ओल्ड रेशो में खत्म हो जाते हैं। भाई जब पार्टनरशिप चेंज हो रही है तो पुराने रिजर्व्स, पुराने प्रॉफिट फंड को, लॉसेस को, इन सबको खत्म कर दो पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, तो सारे फंड, सारे रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। तो एक प्रोविडेंट फंड ऐसा है जो कि एक नॉर्मल लायबिलिटी है, इसको आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप क्रेडिटर को ट्रीट करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड के अलावा जितने भी फंड्स होंगे, जितने भी रिजर्व्स होंगे, है ना, जितने भी लॉसेस और प्रॉफिट होंगे, उनको हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एंट्री, रिजर्व्स, प्रॉफिट, कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस होगा या लायबिलिटी साइड दे रखा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड या आईएफआर, तो ये सब डेबिट हो जाएंगे और ये सारी चीजें किसको मिलेंगी, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स होगा क्रेडिट इनके ओल्ड रेशियो में। तो भाई रिजर्व्स, प्रॉफिट, रिजर्व्स, ठीक है, फंड, ये सारे होंगे डेबिट और किस में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ध्यान रहे WCR और IFR के कुछ केसेस होते हैं, तो वो केसेस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ऐसी अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है या फिर वो एसेट साइड है, इसका मतलब वो लॉस होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या जो बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल होती है, ये पुरानी गुडविल होती है, तो इनको भी हम सारे पार्टनर के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देते हैं। तो बेटा ये सारे हमारे लॉसेस हैं, इनसे हमारी पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी और पार्टनर्स की कैपिटल जब घटती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो सारे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर टू गुडविल इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आपको कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कुछ केसेस होते हैं और ये केसेस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए थे, है ना। तो फटाफट प्लेलिस्ट पे जाइए और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस देखिए, है ना। फिलहाल यहाँ पे फटाफट इसके केसेस को समझते हैं। तो भाई केस नंबर 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या होता है। अच्छा पहले आप मुझे बताइए कि क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड। तो भाई मेरी पार्टनरशिप फर्म में किसी वर्कर के साथ अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मेरी पार्टनरशिप फर्म उसको कॉम्पनसेशन देती है। बस उसी कॉम्पनसेशन के लिए जो गुल्लक बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो भाई इसका केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व दे रखा है 10,000 और देखो ये हमारा वर्कर है, इसका कोई भी क्लेम नहीं आया, एकदम मुस्कुराता हुआ वर्कर है, इसके साथ कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व है डेबिट होगा और ये रिजर्व किसमें जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में, इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, केस नंबर 2 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000 और देखो बेचारा बच्चा है, बेचारा ये जो वर्कर है ना, इसका क्लेम आ गया कितने का, 6,000 का, है ना। तो रिजर्व डेबिट करेंगे 10,000 से, क्लेम जो आया 6,000 का वो हो जाएगा क्रेडिट और 10,000 माइनस 6,000 बचा कितना, 4,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3 में रिजर्व दे रखा है 10,000, क्लेम आ गया 10,000, ओहो 10,000 का रिजर्व है,
10,000 ही क्लेम आ गया, तो रिजर्व डेबिट किया 10,000 से, क्लेम हमने क्रिएट किया 10,000 से, कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। नेक्स्ट केस नंबर 4 में रिजर्व है 10,000 का, क्लेम आ गया 15,000 का, तो बेटा रिजर्व 10,000 से डेबिट हुआ, क्लेम 15,000 से क्रिएट हुआ, बचा हुआ कितना है 5,000। अब ये 5,000 जो एक्स्ट्रा क्लेम आया है वो हम कहां से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। तो बेटा जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना इस केस में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 वाली साइड जाएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 5,000। ध्यान रखना जब क्लेम ज्यादा होगा रिजर्व कम होगा, जब क्लेम ज्यादा होगा और रिजर्व कम होगा तभी डिफरेंसिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन में डेबिट वाली साइड जाएगी, अदरवाइज रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं लेकिन क्लेम आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम रिवैल्यूएशन से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई दिक्कत? और ध्यान रहे अटेंशन, अटेंशन क्या है कि प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो वर्कर्स का पैसा होता है, ठीक है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, वो एक नॉर्मल लायबिलिटी है जैसे कि क्रेडिटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की। भाई दो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है हमारा, ठीक है, कौन सा रिजर्व, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो भाई हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो भाई देखो बच्चों, होता क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो भाई जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करती हूँ ना और उस इन्वेस्टमेंट पे अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। तो जैसे देखते हैं इसका केस नंबर 1, केस नंबर 1 में रिजर्व दिया हुआ है 10,000, इन्वेस्टमेंट है मेरी 1,00,000 रुपए की और आज इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपए की है। तो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आज भी 1,00,000 की है, ना कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट, जितना भी रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या बनेगी एंट्री, रिजर्व होगा डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है। केस नंबर 2, रिजर्व है 10,000 रुपए का और मेरी इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की, जिसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 92,000 हो गई। तो बेटा 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आज कितने की हो गई 92,000 की, तो 8,000 रुपए से मेरी इन्वेस्टमेंट घट गई ना। अभी नुकसान की भरपाई कहां से करेंगी, रिजर्व में से, तो रिजर्व डेबिट होगा पूरे 10,000 से, इन्वेस्टमेंट घटा 8,000 से, टू इन्वेस्टमेंट 8,000, बचा हुआ 2,000 का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आता है केस नंबर 3, केस नंबर 3 में रिजर्व है 10,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 82,000 रुपीज हो गई। ओहो, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई 82,000 की हो गई, ये तो तगड़ा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, करीब 18,000 का लॉस हो गया। पर हमारे पास गुल्लक कितने की है, सिर्फ 10,000 की। अब ये 8,000 का जो फालतू का नुकसान हुआ, इसे कहां से निकालेंगे, इसे निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिजर्व हमने डेबिट किया पूरे 10,000 से, इन्वेस्टमेंट हुई क्रेडिट पूरे 18,000 से, बचा हुआ 8,000 का एक्स्ट्रा नुकसान कहां से निकलेगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। डन। नेक्स्ट आता है केस नंबर 4, जहां पे रिजर्व है 10,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की और आज मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 90,000। 10,000 की गुल्लक है, 10,000 से इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो गया, जितना रिजर्व डेबिट उतना ही इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000। ठीक है। नेक्स्ट आता है केस नंबर 5, केस नंबर 5 में रिजर्व है हमारा 10,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की और आज हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 1,20,000। तो बच्चे 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आज कितनी हो गई 1,20,000, ये तो बल्ले बल्ले हो गई। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आज कितने की हो गई 1,20,000 की हो गई, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी कोई नुकसान हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व करेंगे डेबिट और सारा का सारा रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल के इनके ओल्ड रेशियो में। और वो जो इन्वेस्टमेंट बड़ी है 20,000 से, वो इन्वेस्टमेंट होगी डेबिट 20,000 से टू रिवैल्यूएशन 20,000। ठीक है भैया। और अगर ऐसा हो जाए कि हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है ही नहीं, बट इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए की है, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो भैया जब रिजर्व नहीं है ना, चाहे वैल्यू बढ़े चाहे वैल्यू घटे, अब ये कहां से निकलेगा, ये निकलेगा रिवैल्यूएशन से। कहां से निकलेगा, रिवैल्यूएशन से। तो बताओ है कितना सिंपल ना। अगला हम बात करते हैं इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बात करेंगे भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो देखो अब क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भाई एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे
एनी चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी, कुछ भी अगर चेंज होता है एसेट और लायबिलिटी में तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस फॉर सीयूटी आल्सो कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये कैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सिंपल है, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एसेट घटा लायबिलिटी बढ़ी, एसेट घटा लायबिलिटी बढ़ी, तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट वाली साइड। और क्रेडिट साइड एसेट बढ़ा और लायबिलिटी घटी, एसेट बढ़ा और लायबिलिटी घटी, तो ये कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट वाली साइड। आई बात समझ में। तो भैया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एसेट घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगी तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट वाली साइड। सो सिंपल। उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं, ये ज्यादा ये कम, अगर डेबिट वाली साइड अमाउंट बची तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर यहाँ बची तो रिवैल्यूएशन लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस भी कहाँ बांट देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और देखिए इनको देख के हमारी हो सकती है जनरल, रिवैल्यूएशन टू एसेट, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, एसेट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। बताओ है कितना सिंपल। बिना बात बच्चे अकाउंटेंसी को ना हवा बना लेते हैं। अरे भैया जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तो ये हवा ही लगेगी ना, अकाउंटेंसी को पढ़ोगे नहीं तो ये ऐसा भूत है, ठीक है, जो आपको डराता ही रहेगा। और जब आप अकाउंटेंसी पढ़ना चालू कर देंगे ना तो ये आपके लिए सुंदर सी परी बन जाएगी, इतनी प्यारी परी कि आप ना इसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे, है ना। तो अकाउंटेंसी बहुत ईजी है, इसे भूत और हवा ना बनाए, इसे अपनी परी बनाए, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। कैसे कैसे बढ़ेगी पार्टनर्स की कैपिटल, सबसे पहले इनकी बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग कैपिटल, रिजर्व से, प्रॉफिट से और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से, ठीक है। तो रिजर्व, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये जाएगा क्रेडिट वाली साइड क्योंकि इनसे इनकी कैपिटल बढ़ेगी। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर रेशियो को गेन करेगा तो गेनिंग पार्टनर का नाम आएगा और अमाउंट किस में जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और डेबिट वाली साइड क्या क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पुरानी गुडविल, ठीक है। ये क्योंकि इससे हमारी कैपिटल घटेगी इसलिए क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। क्या क्या, रिवैल्यूएशन लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और जो एसेट साइड पुरानी गुडविल होती है इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो भी अमाउंट को रेशियो को गेन करेगा अमाउंट उसमें जाएगी। बस फिर इसको बैलेंस कर देंगे, हमेशा यहाँ अमाउंट बचेगी, नाम देंगे टू बैलेंस सी डी, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट जो कि है बैलेंस शीट। क्या थी भैया, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आती हैं जैसे कि कैपिटल ए और बी की, क्रेडिटर, बीपी, लोन, आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम या अनअक्रूड इनकम। और एसेट साइड क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, प्रेमिसाइज, लैंड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल रिसीवेबल, एडवांस एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। तो भैया है ना चैप्टर मजेदार। तो ये था आपके पीएसआर का वन शॉर्ट लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और भैया लाइक सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि इनसे मुझे मिलता है मोटिवेशन। और ऐसी हर चैप्टर की मैं आप लोगों के लिए वन शॉर्ट लेक्चर फॉर श्योर लेकर आऊंगी, पक्का एकदम पिंकी प्रॉमिस। और हाँ, इन वन शॉर्ट से पहले हर एक चैप्टर का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, 1 बाय 1 साइड टॉपिक्स में आपको क्लियर करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ताकि आप लोग जो है अकाउंटेंसी को रटे नहीं, आप अकाउंटेंसी की गहराई में जाके अकाउंटेंसी को समझें, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, ठीक है। अकाउंटेंसी पढ़ते रहिए। और अब तो समर वेकेशन भी हम ना खत्म होने वाली है, पर जितनी भी बची है एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत समय अपनी पढ़ाई को भी दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।